रहस्यमयी मुखौटे की खौफनाक कहानी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। प्रोफेसर जैन और नताशा ने इंस्पेक्टर विक्रम को मुखौटे की सच्चाई बताने की कोशिश तो की, लेकिन इंस्पेक्टर उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था और उसने इन लोगों को पुलिस स्टेशन से बाहर कर दिया। तभी जाते जाते प्रोफेसर जैन ने इंस्पेक्टर विक्रम को एक किताब दी और कहा कि यदि आपको आज रात मेरी ज़रूरत समझ आए तो मैं आपको बचाने के लिए तुरंत आऊँगा। इन लोगों के वहां से जाते ही इंस्पेक्टर ने यूं ही किताब के कुछ पन्ने पलटे और शुरू के कुछ पन्ने पढ़ने के बाद ही किताब में जो भी लिखा था वो उसे इंटरेस्टिंग लगने लगा। लगभग 2 पन्ने पढ़ने के बाद इंस्पेक्टर के चेहरे के हाव भाव बदलने लगे थे। उस किताब के एक एक शब्द पढ़ने के साथ ही उसके चेहरे पर डर और घबराहट की रेखाएं साफ नजर आने लगी थी। अब उसे लगने लगा था कि शायद नताशा सही ही कह रही थी। उसने मन ही मन सोचते हुए कहा, ओ ना, हवलदार और इंस्पेक्टर को मुखौटे ने ही गायब किया है। नहीं तो सच में आसपास के लोगों को थोड़ी बहुत आहट तो मिलती ही। तभी अचानक से पुलिस स्टेशन में वही डरावनी रोशनी एविडेंस रूम की तरफ से आती हुई दिखाई दी। वो रोशनी इस तरह से पूरे स्टेशन में फैल रही थी जैसे कोई साया एविडेंस रूम से निकलकर थाने के बाहर वाले कमरे की तरफ बढ़ रहा हो। इंस्पेक्टर को अब समझ आ चुका था कि ये डरावनी रोशनी उस मुखौटे से ही निकल कर आ रही थी। इंस्पेक्टर ने बगैर देरी किए उस किताब के पिछले वाले पन्ने में तुरंत ही देखा और उसने प्रोफेसर को कॉल किया। तभी नताशा, तानिया और विशाल प्रोफेसर जैन के घर के रास्ते में ही थे कि प्रोफेसर जैन का फोन बजा। जैसे ही प्रोफेसर ने अननोन नंबर से कॉल देखा तो उन्हें समझ आ गया कि हो ना हो ये इंस्पेक्टर का ही कॉल है और प्रोफेसर ने तुरंत कॉल रिसीव की। बगैर दूसरी तरफ की आवाज सुने प्रोफेसर जैन ने कहा, यस इंस्पेक्टर कहिए। प्रोफेसर, आप लोग जहाँ भी है तुरंत वापस आ जाएं। इंस्पेक्टर की डरी हुई आवाज सुनकर प्रोफेसर को समझ आ गया कि वो किसी खतरे में है और प्रोफेसर के बगैर कुछ कहे ही विशाल ने कार दूसरी तरफ घुमा ली। इधर वो रहस्यमयी आदमी किसी तरह से पुलिस स्टेशन के अंदर से जिंदा बचकर निकला तो एक बहुत बड़े राज का खुलासा भी हो चुका था। वो इतने दिनों से जिस दिव्य शैतानी शक्ति की खोज में था उसने उसे देख तो लिया था, लेकिन वो शक्ति इस मुखौटे के भीतर इतने भयानक रूप में थी कि वो उसका सामना ही नहीं कर पाया। पुलिस स्टेशन से निकलकर वो अब एक भयानक जंगल में बेदम भागे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाए और क्या करे। उसने आज अपने लक्ष्य को तो देख लिया था, लेकिन उस लक्ष्य पर जीत कैसे हासिल करे ये उसे समझ नहीं आ रहा था। इधर परमानंद के शिष्य नताशा के घर के आसपास एक तरह से धुनी रमाए हुए बैठे रहे, लेकिन पूरे दिन उन्हें घर के सामने से कोई हलचल होती नहीं दिखाई दी। तभी एक शिष्य परमानंद को पूरे दिन का वृतांत बताने के लिए आश्रम आ पहुंचा और प्रणाम करते हुए बोला, गुरुजी, हम सारा दिन उस लड़की के घर के आसपास ही थे, लेकिन हमें वहां कोई भी नहीं दिखाई दिया। वो लड़की तो अपने घर पर ही नहीं थी। ये सुन परमानंद हैरान रह गए और बोले, घर पर नहीं थी? इसका मतलब कि मुखौटा भी घर पर नहीं है, और अगर उस लड़की के घर पर मुखौटा नहीं है तो कहाँ है? परमानंद ने जैसे ही ये कहा वैसे ही पीछे से एक आवाज आई, गुरुजी, मुझे पता है कि मुखौटा कहाँ है। ये आवाज उसी रहस्यमयी आदमी की थी जो भी भागते हुए परमानंद के आश्रम आ पहुंचा था। परमानंद इस आवाज को सुनकर पीछे मुड़ा तो वो भी कुछ समय के लिए चौंक सा गया और हैरानी में बोला, अरे सहदेव, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? परमानंद ने उस रहस्यमयी आदमी को पहली बार में ही सहदेव नाम से बुलाया और ऐसे उसकी तरफ देख रहा था जैसे उन दोनों का पूर्व में कोई बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता रहा हो। जैसे ही परमानंद ने उस आदमी को पहचाना तो दौड़ते हुए वो रहस्यमयी आदमी उनके कदमों में आकर गिर गया और बोला, गुरुजी, मैंने आपसे अधूरी विद्या प्राप्त की थी, लेकिन वो विद्या भी इतनी कारगर थी कि आज मैं जिंदा बच गया। उसकी बातें परमानंद को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। परमानंद ने उसे अपने पैरों से उठाते हुए कहा,
तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और कहाँ थे इतने सालों तक? हमने तुम्हें बहुत खोजने की कोशिश की। अब सहदेव उनके कदमों से उठते हुए बोला, गुरुजी, आप मुझे खोज रहे थे और मैं उस चीज को खोज रहा था जिसे आप खोज रहे हैं। अभी भी परमानंद को उसकी बात नहीं समझ आ रही थी। वो असमंजस में बोला, क्या कह रहे हो तुम सहदेव? पहेलियां बुझाना बंद करो और साफ साफ कहो, क्या बात कह रहे हो? सहदेव गंभीर आवाज में बोला, गुरुजी, आपने उस मुखौटे की तलाश अभी शुरू की है, लेकिन मैं पिछले कई सालों से उसकी तलाश में लगा हूँ, जब से मेरे भाई की जान उस वजह से गई है। ये सुनते ही परमानंद और भी अधिक चौंक गया और बोला, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मुखौटे की तलाश मैं कर रहा हूँ? ये सुन सहदेव हड़बड़ाहट में बोला, गुरुजी, अभी उन सारी बातों का वक्त नहीं है। अभी तो किसी तरह से उस मुखौटे को वहां से लेकर आना है। सहदेव की आंखों में आत्मविश्वास की झलक देख परमानंद को यकीन हो गया कि उसे सच में मुखौटे के बारे में पता है। तुम्हें पता है क्या कि वो मुखौटा कहाँ है? ये सुन सहदेव धीमी आवाज में बोला, जी गुरुजी, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है, लेकिन उसकी शक्तियों पर काबू पाना इतना आसान नहीं है। मैं तो अपने सामने देख कर आया हूँ। उस मुखौटे की शक्ति के सामने जान बचानी मुश्किल थी। जैसे ही सहदेव ने परमानंद को ये बताया कि उसने मुखौटे को देखा है, तो परमानंद को एक आशा की किरण दिखी कि अब शायद उसे मुखौटा मिल जाएगा। परमानंद ने उत्सुकता से सहदेव की तरफ देखते हुए पूछा, कहाँ देखा तुमने मुखौटे को? कहाँ है मुखौटा? परमानंद की उत्सुकता देख सहदेव हल्का मुस्कुराया। परमानंद उसकी चालाकी भरी मुस्कुराहट को समझ गया और बोला, बताओ सहदेव, क्या शर्त है तुम्हारी? मुझे पता है, तुम अगर वापस आए हो तो जरूर तुम्हारी कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी। कोई इंसान अपनी फितरत आसानी से नहीं छोड़ सकता। परमानंद की ये बात सुनकर सहदेव जोर जोर से हंसने लगा। परमानंद ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, कई सालों पहले भी तुमने एक शर्त रखी थी और आज भी तुम मुझसे सौदा ही करने आए हो। इसके बाद सहदेव बोला, गुरुजी, मैं आपको मुखौटे का पता तो बता दूंगा, लेकिन मुझे उस मुखौटे का आधा हिस्सा चाहिए। सहदेव की इस शर्त को सुनकर परमानंद बुरी तरह घबरा गया। आखिर सहदेव ने परमानंद से मुखौटे का आधा हिस्सा क्यों मांगा? क्या परमानंद मुखौटे को पाने के लिए सहदेव की शर्त मानेगा? क्या इंस्पेक्टर भी आज रात मुखौटे का शिकार हो जाएगा? क्या प्रोफेसर जैन और नताशा इंस्पेक्टर को बचा लेंगे? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।